लोग द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में क्लास 12 के इतिहास का चैप्टर नंबर 10 यानी उपनिवेशवाद और देहात का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेकर आए, जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात का टॉपिक है बंगाल के जमींदार। इससे पहले दोस्तों इसी चैप्टर के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को हमने कर लिया है, जो है इस्तेमारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त। अगर आपने पिछला टॉपिक नहीं देखा है तो जो इसका लिंक है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर दोस्तों आपसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से, अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अब यहाँ पर दिख रहा है कि टॉपिक का नाम है बंगाल के जमींदार। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी ने अपनी जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी शुरुआत कहां से की थी? बंगाल से। अब बंगाल से क्यों की थी इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं दोस्तों। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1764 में एक युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध। इस युद्ध को जीतने के बाद 1765 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली थी। दीवानी मतलब होता है सारा काम काज जो है आप ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत आ चुका था, या एक प्रकार से कह सकते हैं कि अब भारत पर ब्रिटिश सरकार का राजनीतिक रूप से अधिकार स्थापित हो चुका था। इस 1765 के बाद जब ब्रिटिश सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई थी, और ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल में ही सबसे पहले क्या किया गया था? भूमि का जो बंदोबस्त है, क्योंकि अगर हम देखें उस शासनकाल में उस समय तो केवल कृषि एकमात्र जरिया था जिसके माध्यम से संसाधन को प्राप्त किया जा सकता था, आय को प्राप्त किया जा सकता था। तो ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले बंगाल में ही इस भूमि बंदोबस्त को लागू करने के बारे में सोचा, और जो स्थायी बंदोबस्त और इस्तेमारी बंदोबस्त ब्रिटिश सरकार ने जो इसकी शुरुआत की, वो शुरुआत की थी बंगाल से। और जिसे हम बंगाल के जमींदार के नाम से यहाँ पर दोस्तों बोल रहे हैं, वो बंगाल के जमींदार नहीं, ये बंगाल के राजा और क्या होते थे? ये तालुकादार होते थे। इन्हीं राजा और तालुकादारों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त और स्थायी बंदोबस्त को लागू किया, क्योंकि अब ये तालुकादार और राजा अब जमींदार कहलाते थे, और इन्हें ही ब्रिटिश सरकार ने जमींदारियां दे दी गई। कई जमींदारियां दोस्तों 400 ज्यादा होती थी, यानी एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि पूरा बंगाल का जो स्थानीय शासन था, अब जो कर वसूलने का अधिकार था इन जमींदारों को, यानी इन जमींदारों के तहत ब्रिटिश सरकार उस राजस्व को वसूला करती थी। अब ये जो जमींदार थे दोस्तों, इस पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण था। अब नियंत्रण, क्योंकि जब तक नियंत्रण नहीं होगा तो ब्रिटिश सरकार के बाद ये जमींदार कैसे माने? यानी अगर आपको भी किसी से अपनी बात मनवानी होती तो सबसे पहले आपको उसको अपने नियंत्रण में लेना होता है, ठीक है, अपने अधिकार का प्रयोग करना होता है, तब जाकर वो आपकी बात मानते हैं। ठीक ऐसे ही ब्रिटिश सरकार ने इन तालुकादारों, इन जमींदारों के साथ किया। अब ये जो इन पर नियंत्रण किस प्रकार किया गया? क्योंकि जो जमींदार थे दोस्तों, ये क्या थे? राजा और तालुकादार थे, यानी इनके पास क्या थी? अपनी सैन्य टुकड़ियां थी, यानी इनके पास अपनी सैन्य टुकड़ियां थी, और इन सैन्य टुकड़ियों को ब्रिटिश सरकार ने क्या कर दिया? भंग कर दिया। ठीक है, साथ ही साथ ब्रिटिश सरकार ने इनके जो प्रशासनिक कामकाज का तरीका था उसको भी समाप्त कर दिया, और इसके साथ जो ये कचहरियां लगाया करते जिसमें ये लोगों की बातों को सुनते थे, उनका कह सकते हैं निपटारा किया करते थे, तो उस कचहरियों का नियंत्रण भी अब ब्रिटिश सरकार द्वारा अपने कलेक्टरों के माध्यम से करवाया जाने लगा। साथ ही साथ ये जो है एक प्रकार से स्थानीय न्यायालय भी लगवाया करते थे और न्याय भी देते थे। तो ये सारी चीजें जो थी वो ब्रिटिश सरकार ने समाप्त कर दिया, और इसी के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने इन्हें अपने नियंत्रण में लिया। यानी अब ये जो तालुकादार और जो राजा हुआ करते थे, अब ये ब्रिटिश सरकार के मात्र क्या होकर रह गए? कर वसूल करने वाले, यानी मध्यस्थ, एक प्रकार से किसानों और राजाओं के मध्य एक मध्यस्थ बनकर रह गए, जिसका काम था कि राजस्व वसूली करना और राजस्व वसूली करके सरकार को राजस्व देना। ये इन जमींदारों का काम होकर रह गया था। अब जो जमींदार थे ये, क्योंकि अब ये जमींदारी जो इनके हाथ में थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने एक नियम बनाया था कि अगर कोई भी जमींदार तय समय सीमा के भीतर जमींदारी से राजस्व को वसूली नहीं कर पाता या राजस्व चुका नहीं पाता है तो उसकी जमींदारियों को नीलाम कर दिया जाएगा। अब जमींदार अपनी जमीनों को नीलामी से बचाने के लिए कई प्रकार के हथकंडे अपनाते थे। अभी हथकंडे क्यों अपनाए जाते थे इसको हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं कि जो जमींदार है ये अपनी जमींदारियों को नीलामी होने से कैसे बचाते थे।
तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको सभी को चैप्टर के शुरू में बताया था, इससे पहले जो अपनी वीडियो नहीं देखी उसमें देख लीजिएगा, तो उसमें मैंने आपको बताया था क्योंकि जो जमींदारी व्यवस्था थी इन जमींदारों को दे दी गई थी, और क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने क्या नियुक्त किया था, स्थायी बंदोबस्त, और जो स्थायी बंदोबस्त था दोस्तों वो एक मुश्त लगान थी, यानी एक ऐसी कर व्यवस्था जो स्थायी थी। अब ये जो स्थायी कर था काफी ऊंचा था, है ना, कर काफी ज्यादा था, या आप कह सकते हैं कि काफी ऊंचा था, क्योंकि 1770 के आसपास का जो पूरा दशक था बंगाल में, पूरा अकाल का दशक था। यहाँ लगातार अकाल पड़ते गए, ठीक है, और फसल का उत्पादन ना के बराबर था, महामारियां थी। तो इससे जो है किसान, क्योंकि भाई जो जमींदार थे वो किसानों से तो कर लेते, क्योंकि अब किसान कर नहीं चुका पाते थे क्योंकि उतना उत्पादन नहीं हो पाता था। तो ऐसे में जो जमींदार थे वो राजा को किस प्रकार से, सरकार को किस प्रकार से जिम्मेदारियां देते। तो होता क्या गया कि जमींदारों द्वारा कर ना चुका पाने की स्थिति में वहां की जमींदारियों का जो बकाया था लगातार बढ़ता चला गया, और ऐसे में सरकार द्वारा जो रकम थी जमींदारी के उसे चुकाने के लिए इन जमींदारियों को नीलामी करने के लिए कहा गया। क्योंकि जमींदार राजा थे, तालुकादार थे, तो वो अपने जमींदारियों को नीलामी से बचाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाया करते थे। अब वो तरह तरह के हथकंडे क्या थे, वो हथकंडे ये थे कि जो जमींदार थे, जब जमीनों को नीलाम किया जाता था तो जमींदार जो हैं, जमींदार अपने ही आदमियों को, ठीक है, जमींदार अपने ही आदमियों को जो है वो भेज देते थे इस जमींदारी की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए, और जमींदार के आदमी ही उस जमींदारी की नीलामी की प्रक्रिया में शामिल होकर खुद जमींदारियों को खरीद लिया करते थे। ये एक प्रकार से था। दूसरा, अगर कोई बाहरी व्यक्ति इस जमींदारी की नीलामी की प्रक्रिया में शामिल होता था, क्योंकि जमींदार के पास अपने लठैत हुआ करते थे, अपने सैनिक हुआ करते थे, तो अगर कोई बाहरी व्यक्ति इस जमींदारी की नीलामी की प्रक्रिया में शामिल होता था तो जो जमींदार थे अपने व्यक्तियों के माध्यम से बाहरी व्यक्तियों को बाहर ही रोक लिया करते थे या उन्हें मारकर भगा दिया करते थे। इससे जमींदारी की जो नीलामी थी वो हो ही नहीं पाती थी। ऐसे में जमींदारों की जमींदारियां बच जाया करती थी, ठीक है, ये भी तरीका एक प्रकार से था। तीसरा तरीका जमींदार द्वारा यह अपनाया गया कि क्योंकि जमींदारियां बार बार बेची और खरीदी जा रही, जो जमींदारी थी क्या थी दोस्तों, वो बार बार बेची जाती थी, यानी बार बार क्या होती थी, बेची जाती थी, और उसको बार बार नीलाम किया जाता था। अब ये नीलाम बार बार किया जाता, तो ऐसे में सरकार यानी ब्रिटिश सरकार को मजबूरन जमींदारियां उन्हीं जमींदारों को कम दामों में बेच देनी पड़ती थी, जिससे एक तो जो जमींदार था उसकी जमींदारी बच जाती थी और वो रकम भी कम अदा कर देता था जो ज्यादा अदा करनी होती थी। साथ ही साथ एक और हथकंडा अपनाया गया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने एक नियम बनाया था। नियम ये था कि महिलाओं को राजस्व से छूट थी। तो ये जो जमींदार क्या करते थे, अपनी जमींदारियां अपने माताओं के नाम पर, अपने बहनों के नाम पर, अपने पत्नियों के नाम पर खरीद लेते थे, जिससे जमींदारी में छूट मिल जाती थी। तो ये कुछ तरीके थे। और इसके साथ साथ ये भी एक काम किया करते थे कि जो रैयत इन जमींदारों के यहाँ पर खेती किया करते थे, क्योंकि जमींदार जो रैयत थे कई सालों से इनके यहाँ पर खेती किया करते थे, तो रैयत जो थे इन्हें अपना मानते थे, और अगर कोई बाहरी व्यक्ति इन जमींदारियों को खरीदने के लिए आता था तो रैयत भी उसे अपना नहीं मानते थे, उसे वहां से भगा दिया करते थे। तो ये कुछ हथकंडे थे जिस हथकंडों का प्रयोग कर जो जमींदार जो है अपनी जमींदारियों को नीलामी से बचाते थे। क्योंकि जब हमने देखा कि बर्दवान जो जिला था वहां पर 95% जो नीलामी थी वो क्या थी दोस्तों, वो नकली नीलामी थी। 75% जमींदारों को ऐसे बेच दिया गया था। बाद में स्थिति पता चलती है, और इसको लेकर बाद में ब्रिटिश सरकार द्वारा कई प्रकार के नियम भी बनाए जाते हैं, जो उसको हम रैयतवाड़ी पढ़े, हालांकि रैयतवाड़ी आपके सिलेबस में नहीं आ रहा है। तो ये कुछ हथकंडे थे जिसको अपनाकर जो है जमींदार जो है अपनी जमींदारियों को बचाया करते थे। अब एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है भाई कि जो जमींदार थे, जमींदार क्यों जमींदारी जो थी, क्यों जमींदारी जो है नहीं चुका पाते थे। तो नहीं चुका पाने के कारण ये था दोस्तों, क्योंकि एक तो एक मुश्त लगान था, ठीक है, एक मुश्त लगान, यानी चाहे फसल हो चाहे ना हो जमींदारों को जमींदारी देनी पड़ती थी। और चूंकि जमींदार को जमींदारी राजा के किसानों के माध्यम से देनी होती, जो अगर किसान ही कर नहीं चुका पाएगा तो जमींदार राजा को क्या देगा। तो इस वजह से भी ये जमींदारी की नीलामी की प्रक्रिया में शामिल होते थे। और दूसरा कारण यह था कि असमानता, ठीक है। तीसरा था कि इसमें
हमने कहा कि भाई असमानता मतलब ये थे आप की चाहे किसी पर छोटी जमींदारी हो बड़ी जमींदारी हो सभी को एक समान लगान देना पड़ता था ब्रिटिश सरकार को। तो ये वजह भी था और इस वजह से भी जो है राजा जो जमींदार थे वो जिम्मेदारी नहीं चुका पाते थे। एक तो कर की उच्च दर, बहुत ज्यादा कर की दर थी, चाहे उत्पादन हो चाहे ना हो फिर भी उन्हें लगान चुकाना पड़ता था। साथ ही साथ ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था कि उन्होंने एक व्यवस्था को लागू कर दिया था। व्यवस्था क्या थी कि अगर जमींदार जो है तय समय सीमा के भीतर अपनी जमींदारी नहीं चुका पाते थे तो उनकी जमींदारी को नीलाम कर दिया जाता था। तो इस वजह से इसको बचने के लिए भी जमींदार जो है कभी कभी रकम को नहीं चुकाते थे, क्योंकि जो जमींदारी होती थी वो काफी सस्ती में बेचकर उसे वो रकम राजा को चुका देते थे। तो बहुत प्रकार के तरीके थे, यानी एक कह सकते असमानता का भाव था जिस वजह से जो जमींदार जो है वो जमींदारियां नहीं चुका पाते थे। इसमें एक और एक महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों जो आपसे पूछा जा सकता है वो है जोतदारों के बाद। आई होप ये जो टॉपिक हमने जमींदार के बारे में बात की, बंगाल के जमींदार, तो ये व्यवस्था आपको समझ में आ चुकी होगी। अब तो दोस्तों एक और नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं जिसका नाम है जोतदार। क्या नाम है दोस्तों? जोतदार। जोतदार की अगर बात करें दोस्तों तो 18वीं शताब्दी में गांवों में जो ग्रामीण प्रदेशों में जो बड़े बड़े खेतिहर थे या जो बड़े बड़े किसान थे उनकी स्थिति लगातार मजबूत होती जा रही थी। यानी 18वीं शताब्दी के आसपास ग्रामीण की अगर हम बात करें, ग्रामीण यानी गांव की अगर हम बात करें तो गांव में बहुत बड़े बड़े जो रैयत थे उनकी स्थिति लगातार मजबूत होती जा रही थी, जिन्हें क्या कहा गया? जोतदार कहा गया। यानी जोतदार का मतलब है वो लोग जो ज्यादा खेती के मालिक थे, जिनके पास ज्यादा खेती थी, या बड़े बड़े किसान जो अब जोतदार के रूप में उभर रहे थे, इन्हें क्या कहा गया? जोतदार कहा गया। जो 18वीं शताब्दी में इसकी उत्पत्ति होती है। जोतदार बड़े भूस्वामी के मालिक थे। क्या थे? बड़े भूस्वामी थे, यानी बड़े बड़े जमीनों के मालिक थे और इनकी स्थिति दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही थी। और चूंकि जो जोतदार थे, जोतदार क्या करते थे? जोतदार अपने खेतों पर, यानी जोतदार अपने खेतों पर स्वयं खेती नहीं करते थे। स्वयं खेती नहीं करते थे। ये खेती किससे करवाते थे? बटाईदारों से। यानी आप कह सकते हैं कि वो छोटे किसानों से इस पर खेती करते थे और फसल के उत्पादन के बाद जो बटाईदार हुआ करते थे ये अपने हल से, यानी जो बटाईदार यानी जो छोटे किसान होते थे वे अपने हल से इन जोतदारों के खेतों पर खेती किया करते थे। और जब फसल का उत्पादन हो जाता था तो जोतदार इन बटाईदारों से आधी फसल ले लेते थे। यानी अब इनकी स्थिति लगातार बढ़ती जा रही थी। और अगर देखें तो उत्तरी बंगाल में इन जोतदारों की स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। यानी आप कह सकते हैं कि ये जो जोतदार थे इनकी जो स्थिति थी काफी अच्छी। कहाँ थी? उत्तरी बंगाल में। उत्तरी बंगाल में इन्हें अनेक नामों से भी जाना जाता है। इन्हें हवालदार के नाम से भी जाना गया था उत्तरी बंगाल में। तो यानी ये जो जोतदार थे। अब दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जोतदार शक्तिशाली कैसे बन गए और जमींदारी की स्थिति कैसे खत्म हो गई? तो दोस्तों जोतदार की अगर हम बात करें, क्योंकि जोतदार जो था दोस्तों वो गांव में रहा करते थे। कहाँ रहते थे? गांव में। जबकि जो जमींदार दोस्तों वो कहाँ रहते थे? गांव से बाहर शहरों में रहते थे। और ये जो जोतदार थे ये समय समय पर ग्रामीणों की मदद भी क्या करते थे? ग्रामीणों की क्या करते थे? ये मदद करते थे, जिससे जो गांव के लोग थे इनकी ज्यादा कह सकते थे, इनकी ज्यादा बात मानते थे, इनकी ज्यादा पैरवी करते थे। जबकि जमींदार केवल क्या थे? केवल ये सरकार यानी सरकार की तरफ से कर वसूलने वाले यानी कर उगाने वाले बनकर रह गए। ऐसे में इनकी स्थिति गांव में पहले की अपेक्षा काफी कमजोर हो गई, जबकि जोतदारों की स्थिति लगातार मजबूत होती जा रही थी। कई बार जब जमींदार अपनी जमींदारी नीलाम करता था तो उस जमींदारियों को इन जोतदारों द्वारा ही खरीद लिया जाता था, क्योंकि जोतदार अब इनकी स्थिति पहले से काफी मजबूत हो गई दोस्तों। तो ये जो दो टॉपिक हैं ये यहाँ से आपके क्वेश्चन 100% पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं दोस्तों कि जोतदार से आप क्या समझते हैं? जोतदार कौन थे? और जोतदार और जमींदारों में किस प्रकार की प्रतिद्वंदता थी? या अब जमींदारों की स्थिति कमजोर कैसे हो रही थी और जोतदारों की स्थिति मजबूत कैसे हो रही थी? इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। साथ ही साथ प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि भाई जो जमींदारी थी, जो ब्रिटिश बंगाल के जमींदारों की स्थिति कैसी थी, या
बंगाल के जमींदारों पर ब्रिटिश सरकार किस प्रकार नियंत्रण किया करती थी। या क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि जमींदार जो है अपनी जमींदारी को नीलामी से बचाने के लिए किस प्रकार के हथकंडे अपनाया करते थे, या जमींदार जो है जमींदारियां क्यों नहीं चुका पाते थे, क्या कारण थे। तो ये इस चैप्टर से दोस्तों इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हुई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए धन्यवाद।